गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में हम एंजाइम्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी पहले का वीडियो नहीं देखा है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। और एंजाइम्स के बाद हमें स्टार्ट करना है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, वो हो गया फिजिकल प्रोसेस। जब आइस मेल्ट हो वाटर में या वाटर बन जाए वेपर, ये हो गया फिजिकल प्रोसेस। जब बॉन्ड टूटे और नया बॉन्ड बन जाए उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, वो होगा केमिकल में आएगा वो। उसमें क्या है कि पुराना बॉन्ड जो है व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें एग्जांपल इन्होंने दे रखा है BaOH ट्वाइस प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2H2O। जैसे इसमें पहले बॉन्ड क्या था BaOH ट्वाइस, और बाद में इसको रिएक्ट कराया H2SO4 के कंपेरेबल, नया बॉन्ड जो बना वो बना BaSO4 प्लस 2H2O। इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए स्टार्च इनटू एन ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, जो इनका रेट है फिजिकल और केमिकल का, ये किस पे डिपेंडेंट होगा, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, मतलब डेल्टा P अपॉन डेल्टा टाइम, डेल्टा T। P इज प्रोडक्ट, T इज टाइम। रेट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, रेट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इसका किस चीज़ की वजह, ये किस पे डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। जनरल थंब रूल इज रेट डबल और डिक्रीज फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। इस लाइन का मतलब हुआ कि कोई सा भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जैसे सपोज हमने रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया, पहले था 50, अब हमने उसमें 10 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे बढ़ा दिया टेम्परेचर। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो क्या हो जाएगा कि अगर रेट पहले 50 था तो अब डबल हो जाएगा, बढ़ाने पे डबल होता है। टू अब हो जाएगा 50 इंटू 2। फिर अगर हमने 10 डिग्री कम कर दिया तो क्या होगा कि 10 डिग्री कम करा तो रेट आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा मतलब 50 डिवाइडेड बाई 2। ये इन्होंने बताया है कि जनरली जो जनरल थंब रूल स्टेट दैट रेट डबल और डिक्रीज बाय द हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। अब इसमें कहा है एब्सेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज वेरी स्लो। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये बना लेते हैं। अब ये जो बना है इसमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं तब वो रिएक्शन बहुत स्लो होता है, मतलब 200 मॉलिक्यूल ही बनेंगे H2CO3 के 1 घंटे के अंदर। लेकिन अगर ये हम एंजाइम्स की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा, 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे 1 सेकेंड के अंदर। तो इतना फ़र्क पड़ता है एंजाइम के प्रेजेंस और एब्सेंस से। एब्सेंट होगा तो क्या होगा, 200 मॉलिक्यूल ही बन रहे थे 1 घंटे में। जब प्रेजेंट है एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म, तो तब क्या है, 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर। एंजाइम हैज़ एक्सेलरेटेड द रिएक्शन बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। जो एंजाइम्स है वो कितना बढ़ा देते हैं रिएक्शन का रेट, कम से कम 10 मिलियन टाइम्स। A multi-step chemical reaction when each of the step is catalyzed by same enzyme complex or different enzyme is called metabolic pathway। इसका क्या मतलब है कि जो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है उसमें एक एक स्टेप जो है वो या तो सेम एंजाइम या अलग एंजाइम से के प्रेजेंस में हो, उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। अब इसमें इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, ग्लूकोज बिकम्स अ pyruvic acid through a 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction। क्या होगा, जो जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड बनने के लिए उसको 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा वो रिएक्शन। अब इसमें लास्ट में दिया हुआ है, एक तो ये वाला जो पूरा है ये चैप्टर 14 में बहुत डिटेल में पढ़ना है। उसके अलावा इन आर स्केलेटल मसल्स अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। क्या होता है, हमारी जब हम बहुत एक्सरसाइज करें तो उससे क्या होता है कि हमारी जो एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड, और नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है। मतलब एक तो हमारी स्केलेटल मसल में अगर
अनएरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच रहा है, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर एरोबिक कंडीशन है तो पायरोविक एसिड बनेगा। इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एल्कोहल। और ऐसा ही फर्मेंटेशन का इन ईस्ट उसमें भी यही होता है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ तक। अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। जो केमिकल है, केमिकल विच कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, जो प्रोडक्ट बन के आता है। हेंस एंजाइम्स प्रोटीन विद द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एक्टिव साइट कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। जैसे इन्होंने बताया कि प्रोटीन है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इंक्लूडिंग एक्टिव साइट्स कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। और सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड एंजाइम्स इट्स एट इट्स एक्टिव साइट्स। सबस्ट्रेट का क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट हैज़ टू बाइंड द एंजाइम्स एट द एक्टिव साइट्स। ये हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो प्रोटीन की चेन होती है ये पूरी हेलिकल होती है और इसमें पॉकेट्स बने होते हैं, सर्विसेज या फिर पॉकेट्स बने होते हैं जो कि एक्टिव साइट्स होती हैं। ये क्या करता है, सबस्ट्रेट का क्या काम होता है, उसको यहाँ पर इनको रखना होता है। सबस्ट्रेट हैज़ टू बाइंड द एंजाइम्स एट इट एक्टिव साइट, मतलब ये कहाँ पे एक्टिव साइट्स होती हैं इनकी, क्लेफ्ट या फिर पॉकेट्स। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। E स्टैंड फॉर एंजाइम्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिनन। अब इसके बाद में इम्पॉर्टेंट है, बहुत जल्द क्या होगा, आफ्टर एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। जब ये बॉन्ड टूट जाएंगे, बन जाएंगे, तो इसके बाद क्या होगा, जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक्टिव साइट से रिलीज होगा एंड सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफर्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। जो सबस्ट्रेट है वो ट्रांसफर हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में। ये इनका पूरा फिनोमिनन होता है। पहले क्या हुआ, सबस्ट्रेट चेंज हुआ, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ ES कॉम्प्लेक्स का, और उसके बाद में क्या हुआ कि ये जब बॉन्ड टूटना बनना हो गया तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव साइट से रिलीज हो गया। एक्टिव साइट क्या थी, सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट का काम था कि एक्टिव साइट पे एंजाइम को बाइंड करके रखना, जो इसका काम था। अब क्या हो गया कि ये जब बॉन्ड बनना टूटना सब हो गया तो प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो गया एक्टिव साइट से। सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफर्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। जो सबस्ट्रेट है वो ट्रांसफर्ड हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में। अब इसके बाद है द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, ऑल दीज इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेबल आर। अब इसमें क्या है कि देयर कुड बी अ many more altered structural states between stable substrate and the product। stable substrate और product के बीच में बहुत सारी और भी stages बनेंगी। इसके अलावा जो बाकी stage होती है, intermediate structural states are unstable। जो intermediate structural states होती है वो सारी की सारी unstable होती है। अब ये दे रखा है फिगर 9.8 कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या है, ये सबस्ट्रेट है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, ऐसे केसेस में एक्सोथर्मिक होता है। जब सबस्ट्रेट इतना हो और सपोज प्रोडक्ट इतना होता, प्रोडक्ट ज़्यादा होता, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता। ये क्या है, ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें ये वाली चीज़ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद द एंजाइम्स। एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि इतनी ही एनर्जी में प्रोडक्ट बन रहा है। जब एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, जब एंजाइम नहीं है तब क्या हो रहा है कि हमें इतनी देनी पड़ रही है, उसके बाद जाकर प्रोडक्ट बन रहा है। ये इन्होंने प्रोसेस ऑफ रिएक्शन बताया है। हमने पढ़ा ही था कि जो एंजाइम्स है वो 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देती है रिएक्शन का रेट 10 मिलियन टाइम्स तक बढ़ा देती है। तो इसमें क्या था कि कम एनर्जी में ही सेम प्रोडक्ट बन रहा था। इसमें क्या है कि बहुत सारी, अगर एंजाइम नहीं है तो बहुत एनर्जी के बाद भी फिर जाके वो सेम प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसमें यही बताया, P इज एट लोअर लेवल देन S, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर ये ज़्यादा होता तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होता तो।
S has to go through a much higher energy or transition state. The difference between the average energy of the substrate and it's called activation energy, ये इतना important कुछ नहीं है. Enzymes eventually bring down this energy barrier, making transition of S to P more easy. एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, ये जैसे अभी हमने देखा कि सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में जल्दी बन जाएगा और कम एनर्जी लगेगी तो बन जाएगा. विदाउट एंजाइम बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद जाके प्रोडक्ट बनेगा. तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर, मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एस टू पी मोर ईजी. ये जो एंजाइम है ये इसको बहुत इजी बना देता है एस से पी तक आने में, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक बनने में एंजाइम्स जो है ये बहुत इजी बना देता है. अब आता है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. अब ये है ई से हम डिनोट करेंगे एंजाइम को, एस से सबस्ट्रेट को. हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES इज प्रोड्यूस. पहले क्या हुआ, ई और एस दोनों का रिएक्शन में ES प्रोड्यूस हुआ जो कि ये हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट है और शॉर्ट प्रोडक्ट, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज अ शॉर्ट लिव्ड एंड डिसोसिएट इनटू द प्रोडक्ट्स एंड द अनचेंज्ड एंजाइम्स. फिर बाद में क्या हुआ कि ये बाद में ये शॉर्ट लिव्ड था और डिसोसिएट हो गया प्रोडक्ट में और अनचेंज्ड एंजाइम में. मतलब पहले बना ये ES बना, ये E और S एंजाइम और सबस्ट्रेट से ये ES बना. बाद में इसके बाद में ये वाला जो प्रोडक्ट था ये बना, बाद में ये शॉर्ट लिव्ड है तो ये बाद में प्रोडक्ट और अनचेंज्ड एंजाइम में इसमें चेंज हो गया, उससे बाद में फिर ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हो गया. इसमें लिखा है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स EP, या ये कॉम्प्लेक्स EP इंटरमीडिएट स्टेज है. ये सबसे पहले क्या हुआ, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट इन दोनों से क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बना जो कि शॉर्ट लिव्ड था, डिसोसिएट होके एंजाइम्स अनचेंज एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज हो गया. इन दोनों के बीच का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना वो था EP, ये लिखा हुआ एंजाइम प्रोडक्ट. अब इसके बाद आता है, इसमें बताया कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एंजाइम्स एक्शन डिस्क्राइब. ये स्टेप्स में बताया, सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट्स फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट. ये क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट्स एंड द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट. जो एंजाइम है वो एक्टिव साइट पे जाके फिट होगा. उसके बाद में द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम्स ऑल्टर टू इट्स शेप एंड फिटिंग मोर टाइटली अबाउट द सबस्ट्रेट. वो क्या होगा, वो इसकी जो ये बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम्स टू ऑल्टर इट्स शेप, मतलब वो उसकी शेप थोड़ी सी अलग कर देगा, एंड फिटिंग मोर टाइटली और ज़्यादा टाइटली सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा. द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबस्ट्रेट breaks the chemical bond of the substrate and new enzyme product complex is formed. क्या होगा, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट बन जाएगा. जैसे हमने देखा था कि सबसे पहले क्या हुआ, एंजाइम और सबस्ट्रेट बना, उसके बाद में उनसे और टाइटली बन गई और टाइटली वो बाइंडिंग हो गई और ES बना. ES क्या था, एंजाइम सबस्ट्रेट. एंजाइम सबस्ट्रेट बनने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जो फाइनल एंजाइम प्रोडक्ट बना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जो कि अब इसके बाद क्या होगा, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट एंड फ्री द एंजाइम रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल. और क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम फ्री हो जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड अप होने के लिए. ये जैसा हमने अभी रिएक्शन में देखा. अगर ये नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट करो और ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, दोबारा पूछ सकते हो. कोई एडवाइस देनी है तो वो भी बता सकते हो. अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटीज़ को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. एक तो करते हैं टेम्परेचर, pH, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ ए स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी. एक टेम्परेचर चेंज करेगा, pH करेगा, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन करेगा और बाइंडिंग ऑफ ए स्पेसिफिक केमिकल, मतलब जिस केमिकल के साथ बाइंड होना है उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से चेंज होता है. अब इसमें आज पहला आता है टेम्परेचर एंड pH. टेम्परेचर और pH में क्या होगा कि एक पीक लेवल आता है, हाईएस्ट वहीं तक वहाँ तक पहुँचेगा. उसके बाद या उससे पहले हमेशा ये नीचे की तरफ को रहेगा ग्राफ इनका.
जैसे अभी मैं ग्राफ दिखा दूंगी। अब नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड pH, हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड pH एट द ऑप्टिमल कॉल्ड ऑप्टिमल टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH। मतलब क्या है कि इसकी जहाँ क्या पॉसिबिलिटी है कि जब एंजाइम की हाईएस्ट एक्टिविटी होगी ना, वो कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर pH पे होगी, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम pH। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम्स इन टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइम्स। अगर हम क्या करें, टेम्परेचर कम है तो वो क्या करेगा कि एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, इनएक्टिव स्टेट में आ जाएगा, तो वो एंजाइम कोई काम नहीं करेगा। उसके अगर हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा, ये हमने पढ़ा ही था कि एंजाइम जो होती है वो डैमेज हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, तो वो एनर्जी उससे वो जो हाई टेम्परेचर है वो डिस्ट्रॉय कर देगा एंजाइम एक्टिविटी को। बिकॉज ऑफ प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय हीट, बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। अब इसमें ग्राफ दिखा देती हूँ मैं। देखो इसमें ये दो pH का और टेम्परेचर का दिया हुआ है। इसमें क्या है कि एक टाइम तक हाईएस्ट एक्टिविटी शो होगी, जैसे यहाँ पर। उससे पहले क्या होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। अगर टेम्परेचर हम बहुत कम रखेंगे, एक ये हो गया, जैसे ये हाईएस्ट पीक जहाँ पे शो हो रहा है, ये हो गया कि यहाँ पर जो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH होगा, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। यहाँ पर हाईएस्ट एक्टिविटी दिखेगी, हमें हाईएस्ट एक्टिविटी दिखेगी। अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो क्या होगा कि एंजाइम जो है वो टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर हम टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दें तो क्या होगा कि जो एंजाइम है वो ख़राब हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय हीट। अब इसके बाद आता है कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी दिया हुआ है। ये जो होता है Km, इसको बोलते हैं मिशेलीस कांस्टेंट। ये इसमें ये बताया है कि यहाँ पर इसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये Vmax हाफ होगा, वेलोसिटी ऑफ कंसंट्रेशन हाफ होगा। इस सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो एफिनिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मिशेलीस कांस्टेंट के। अब ये जो ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये है यहाँ पर कि जो एस कंसंट्रेशन है वो इसके इस टाइम पर मिशेलीस कांस्टेंट जो है ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, Vmax हाफ तक पहुँच जाएगा, ये इसको अटेन कर लेगा। मतलब जो सबस्ट्रेट है एट विच Vmax इज ऑब्टेन, Vmax कहाँ ऑब्टेन होगा, वो इस वाले पॉइंट पे ऑब्टेन होगा। बस ये है, सिर्फ ये इतना पूछा जा सकता है कि इसमें इन दोनों में से कोई एक ये सारा दे रखा हो, यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्टेन होगी, यहाँ पे Vmax हाफ हो जाएगा। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक राइज एट फर्स्ट। पहले क्या होगा कि जो इनकी वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, अल्टीमेटली रीच मैक्सिमम वेलोसिटी, और फिर मैक्सिमम आ जाएगी विच नॉट एक्सीड बाय फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन। जैसे कि शुगर सोल्यूशन का एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी में चीनी घोलते जा रहे हैं, क्या होगा, पहले तो वो घुलती रहेगी, फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जब वो घुलनी बंद हो जाएगी खुद से, सेम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चेंज आ सकता है, लेकिन चेंज आएगा, लेकिन अगर हम उसी टेम्परेचर पे घुलते रहे तो और घुलनी बंद हो जाएगी, उस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ऐसा ही इसमें है कि एक कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, पहले तो बढ़ेगी, बाद में एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी, उसके बाद और नहीं बढ़ेगी। आफ्टर सेचुरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि अगर जैसे उसमें शुगर सोल्यूशन में भी क्या होता है कि जैसे जो चीनी है वो पानी में घुल रही है, उसके बाद में घुलनी बंद हो जाती है सैचुरेशन के बाद, ऐसा ही इसमें होगा। आफ्टर सैचुरेशन कोई भी फ्री मॉलिक्यूल्स नहीं है, देयर इज नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद आता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम्स। अब इनिबिशन और इनिबिटर्स क्या होते हैं? When the binding of a chemical shuts off enzyme activity,
जब कोई भी चीज़ जो इन एंजाइम एक्टिविटी को रोक दे वो होता है इनिबिशन। उस केमिकल को हम बोलते हैं इनिबिटर्स। इनिबिटर्स क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट। जो इनिबिटर्स होते हैं वो बहुत हद तक सबस्ट्रेट के जैसे दिखते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? जब इनिबिटर बहुत हद तक सबस्ट्रेट जैसे दिखेंगे उनको बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या करते हैं? ये सबस्ट्रेट के साथ खुद बाइंड अप हो जाते हैं। तो क्या होगा? द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, एज अ रिजल्ट एंजाइम एक्शन डिक्लाइन। एंजाइम का जो एक्शन होता है वो डिक्लाइन होता है। इनिबिशन ऑफ सबस्ट्रेट, इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक dehydrogenase by malonate which closely resemble to the substrate succinate in its structure। ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है, ये याद रखना। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। बैक्टीरियल पैथोजेंस में भी क्या किया जाता है कि जो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं आर यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। मतलब ये क्या करते हैं? ये जब हमारी बॉडी में जाते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये जाके खुद सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाते हैं। खुद सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाते हैं तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो खुद बाइंड नहीं होंगे, आगे ग्रोथ नहीं होगी, फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, तो बैक्टीरियल जो पैथोजन है वो रुक जाता है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। ये क्या होते हैं? इसमें 6 क्लासेस हैं जिसमें 4 to 13 सब क्लासेस हैं। पहली क्या है? पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेनेस और डिहाइड्रोजनेसिस। इसमें क्या होगा? कैटलिस्ट जो है इसमें जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए, S इज द रिड्यूस्ड और S डैश इज द ऑक्सीडाइज्ड। बाद में क्या हुआ? चेंज होके S जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया और S डैश जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेनेस और डिहाइड्रोजनेसिस। फिर आता है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज क्या होगा? इसमें कैटालाइज जो है वो ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप होगा। मतलब इसमें जो पहले बन रहा था Sg में हमने सपोज G कोई भी अदर हाइड्रोजन है उसको हमने S और S डैश के साथ पेयर अप करना है। S जो है उसने ये S और G ने इनको हमने रिएक्ट करवाया S डैश के साथ, तो क्या हुआ कि जो S डैश है वो S के साथ आके जुड़ गया और जो G था वो G अलग सेपरेट हो गया। पहले क्या था? S और G का बॉन्ड था, S और G का बॉन्ड था जिसको हमने रिएक्ट करवाया S डैश से, तो क्या हुआ? S डैश और S आके दोनों कंबाइन हो गए और G जो है वो S, एक मिनट ये वाला मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ट्रांसफेरेज में क्या होता है कि जो कैटालाइज जो है उसमें पूरा ग्रुप ट्रांसफर होता है। इसमें सबसे पहले क्या था? पहले था S और G का ग्रुप था जिसको हमने रिएक्ट करवाया S डैश से। S डैश से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ कि जो S था, S और G का बॉन्ड बना हुआ था वो ब्रेक हो गया, S अकेला हो गया और S डैश जो है वो G के साथ बाइंड अप हो गया। फिर आता है हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस में क्या आता है? कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक और CC बॉन्ड और C एल्डिहाइड बॉन्ड और PN बॉन्ड, ये सारी चीज़ें ये आती है हाइड्रोलाइसिस में। इनमें हमें सारी चीज़ें ये याद करनी है कि किसमें क्या चीज़ आती है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है लाइसेसिस। उसमें क्या है? रिमूवल ऑफ ग्रुप। उसमें कोई ग्रुप रिमूव होगा अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग द डबल बॉन्ड, और उसके बाद में उसमें डबल बॉन्ड आएगा। किसमें? पहले था ये कंपाउंड, ये इनमें सिंगल बॉन्ड था और इसमें X और ये G, ये 2 ग्रुप थे। अब इसमें क्या हुआ? X और Y ये दोनों, ये एक बॉन्ड है और ये जो CC है ये डबल बॉन्ड आ गया इनमें। तो इसमें क्या है? इसको बोलते हैं हम रिमूवल ऑफ ग्रुप और अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड। आइसोमेरेसिस।
ऑल एंजाइम कैटेलाइज्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पोजिशनल आइसोमर्स। ये सारा का सारा केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। केमिस्ट्री में तो हम पढ़ते ही हैं कि आइसोमर्स कैसे बनते हैं, उनके कौन कौन से पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसमें दिया आइसोमरेजेस, एंजाइम्स कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर, ये सारे के सारे आएंगे आइसोमरेजेस में। फिर आता है लाइगेजेस। लाइगेजेस में क्या आएगा, लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, कैटेलाइज जॉइनिंग COS और CNPO, ये सारे बॉन्ड्स। इसमें क्या होगा, इनमें जॉइनिंग होगी। उसमें क्या हो रहा था, लाइजेजेस और लाइगेजेस अलग अलग हैं। LYASE, उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ ग्रुप। LIGASE, इसमें क्या होगा, लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या है, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल और वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेंज। जो एंजाइम्स है वो कैसे बने हैं, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के। नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उनको हम कोफैक्टर्स बोलेंगे। मेक द एंजाइम कैटालाइटिकली एक्टिव, ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को कैटालाइटिकली एक्टिव करते हैं। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। जो प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम है उसको बोलेंगे हम एपोएंजाइम्स। 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर्स आर आइडेंटिफाई। कौन कौन से थे वो तीन कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स और मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप का क्या काम है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बॉन्ड टू द एपोएंजाइम्स। ये क्या है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि टाइटली बॉन्ड बना लेते हैं एपोएंजाइम्स के साथ। फॉर एग्जांपल पेरोक्सीडेज और कैटालेज। ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन एंड हिम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। फिर आते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम का क्या है, कोएंजाइम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट एसोसिएट विद द एपोएंजाइम्स इज ओनली इन ट्रांजिएंट, मतलब कुछ देर के लिए इनके साथ एसोसिएट करेगा। कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। वो क्या करता है, वो टाइटली बॉन्ड बनाते हैं एपोएंजाइम्स के साथ, ये कुछ देर के लिए बनाते हैं। कोएंजाइम्स कुछ टाइम के लिए बनाते हैं। द इसेंशियल केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स एंड विटामिन्स, इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इसेंशियल केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ कोएंजाइम्स के आर विटामिन्स, इनके एग्जाम्पल दे रखे। कोएंजाइम्स निकोटिनामाइड, एडेनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD, NADP, कंटेन विटामिन नियासिन, कंटेन विटामिन नियासिन। इनमें क्या क्या कौन सा विटामिन होते हैं, नियासिन। अब आते हैं मेटल आयंस लास्ट। फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट्स। ये क्या करता है मेटल आयंस, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते विद द साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट्स। एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, और सेम टाइम पे ही एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ। जिंक इज द कोफैक्टर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कॉल्ड zinc is a cofactor for the proteolytic enzymes carboxypeptidase. Catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzymes. Catalytic activity खत्म हो जाती है जब cofactors को हम remove कर देते हैं enzyme से, which testify that they play a crucial role in catalytic activity of enzymes. जो कि हमें बताते हैं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है catalytic activity of enzymes में। यहाँ हमारा ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।